ठीक है। ठीक है, चलो फाइनल अभी देखेंगे आज का थ्योरी, उसके बाद न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। थोड़े न्यूमेरिकल्स करेंगे, देखते हैं कितना टाइम लगता है। पूरा टाइम गया न्यूमेरिकल्स में तो ठीक है, नहीं गया तो फिर कनेक्टेड बॉडीज भी स्टार्ट करेंगे आज, देखते हैं। ठीक है, तो आज के लिए होमवर्क क्या है? आज के लिए न्यूटन्स लॉज में फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ तीनों सॉल्व करो। आज के लिए काम क्या है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ तीनों सॉल्व करो। सिंपल सिंपल है, न्यूमेरिकल्स हो जाएगा। 70-80 न्यूमेरिकल्स रहेगा, उसका कुछ तो कंप्लीट करो। और सॉल्व करते वक्त इसका ध्यान रखो, अगर एक आधा टॉपिक है, एक आधा सब टॉपिक है और तुम लोगों को एकदम परफेक्ट आता है, वो तुमको लगता है कि ये क्या है एकदम परफेक्ट आता है, तो उसके ऑल न्यूमेरिकल्स मत सॉल्व करो, कम सॉल्व करो, और जो आता नहीं उसके ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करो। ठीक है, वो थोड़ा तुम लोग सोच के करते जाओ। चलो, तो देखो, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कब अप्लाई होता है? व्हेन फोर्स इज नॉट प्रेजेंट। ये लॉ किधर से आता है? तो ये इंपल्स से हम डिराइव कर सकते हैं, अभी दिखाया था, इंपल्स से हम लोग इसको डिराइव कर सकते हैं, है ना। ये लॉ न्यूटन्स थर्ड लॉ से भी रिलेटेड है। अभी न्यूटन्स थर्ड लॉ से ही इंपल्स आया है, और ये भी न्यूटन्स थर्ड लॉ से ही आया है, तो इंपल्स से भी ये आ सकता है, ऐसा ना, मतलब एक ही चीज बोल रहा हूँ, उल्टा सुल्टा करके बोल रहा हूँ। तो इंपल्स से इसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं, अभी बताया कैसा किया था। अब न्यूटन्स थर्ड लॉ से भी ये रिलेटेड है, तो कैसा है रिलेटेड? तो देखो, अभी दो ऑब्जेक्ट्स हैं, समझो दो ऑब्जेक्ट्स हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्ट का मोमेंटम प्लस सेकेंड ऑब्जेक्ट का मोमेंटम इज ऑलवेज कांस्टेंट ना। फर्स्ट ऑब्जेक्ट का अनलेस एंड अनटिल एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, उनका मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। तो फर्स्ट का मोमेंटम प्लस सेकेंड का मोमेंटम है कांस्टेंट है, ठीक है। तो कोलाइड होता है, कोलाइड होने के बाद उनका वेलोसिटी चेंज होता है, कोलाइड होता है, कोलाइड होने के बाद उसका वेलोसिटी चेंज होता है, ठीक है, वेलोसिटी चेंज होता है। तो जो भी वेलोसिटी चेंज होता है, लेकिन बाद का मोमेंटम एंड इनिशियल मोमेंटम कांस्टेंट है, तो ये जो भी है कांस्टेंट है इधर, ठीक है। तो इसका मैं डेरिवेटिव लेता हूं। So by taking derivative on both sides, this side becomes 0, derivative लेने के बाद this side becomes m1. Derivative is with respect to time. तो dv1 upon dt कितना आता है? dv1 upon dt कितना आता है? So that is acceleration 1 dv by dt plus ये कितना आता है? m2 into dv2 upon dt, तो वो आता है acceleration दूसरे का। तो m1 a1 क्या है? पहले पे फोर्स कितना है? ma मतलब फोर्स रहता है ना। m2 a2 क्या है? ये दूसरे पे फोर्स कितना है? तो दोनों फोर्सेस का एडिशन 0 है, तो इसका मतलब क्या है? F1 is equal to minus of F2, ऐसा मैं लिख सकता हूँ ना। F1 is equal to minus of F2, इसका मतलब क्या है? Both forces have same magnitude, but their direction is opposite, therefore this minus has come.
both forces have same magnitude and their directions are opposite. So this is action force, this is reaction force. Action force is equal to reaction force, but their direction is opposite. ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड थर्ड लॉ रिलेटेड है. ओके, चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट मारो. कुछ ज्यादा एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ज्यादा काम का नहीं है. चलो, इसका चाहिए तो स्क्रीनशॉट मारो. चलो ठीक है. अब फाइनल पार्ट देखेंगे रॉकेट का. फाइनल पार्ट देखेंगे रॉकेट का. अब रॉकेट में क्या रहता है, अमाउंट ऑफ फ्यूल बहुत ज्यादा रहता है नॉर्मल व्हीकल से. कार में, बाइक में जितना भी फ्यूल रहता है बहुत कम रहता है कार के मास से कंपेयर किया तो. रॉकेट में क्या रहता है, 90% 95% उसमें फ्यूल ही रहता है. पूरा रॉकेट फ्यूल से भरा हुआ रहता है. ऊपर छोटा सा पार्ट एकदम रहता है सैटेलाइट. तो जब रॉकेट ऊपर जाता है तब उसका मास कंटिन्यूअसली कम होता है. वैसा कार का नहीं होता. कार आगे जाता है तो उसका मास कम होता है, ऐसा हम लोग एज्यूम नहीं करते. होता ही नहीं है, एकदम मामूली सा मास कम होता है. कार कितना रहता है, 2000 किलोग्राम, 1000. अभी स्विफ्ट लेने का, स्विफ्ट का एग्जांपल लिया तो स्विफ्ट रहता है 1000 किलोग्राम का. और उसमें डीजल 10 लीटर डाला तो भी अच्छा खासा दूर जाता है. तो 10 लीटर्स नहीं रहता, 10 लीटर का मास रहेगा, 8 किलो रहेगा. तो 8 किलो फ्यूल बर्न हो रहा है और पूरा कार का मास कितना है, 1000 केजी. इसमें 90 वो कुछ भी परसेंटेज नहीं, 1% भी नहीं आता. तो इसमें फ्यूल बहुत ज्यादा रहता है और कंटिन्यूअसली मास डिक्रीजिंग रहता है. ठीक है, ओके. तो एम नॉट क्या है रॉकेट में, एम नॉट क्या है, एम नॉट इज टोटल मास ऑफ रॉकेट इनिशियली. रॉकेट लॉन्च हो रहा है अभी, अब तब कितना मास है, एम नॉट है. एम मतलब अब कितना, रॉकेट इधर था पहले, रॉकेट इधर था, यहां से लॉन्च किया तो ऐसा रॉकेट आया, फस करके ऐसा आया, रॉकेट आया और फस फस मतलब नीचे से धुआं निकल रहा है और ऐसा करके और भी ऊपर जाने वाला है. तो इनिशियली मास वाज एम नॉट. राइट नाउ मास ऑफ रॉकेट इज एम, क्योंकि अभी थोड़ा फ्यूल बर्न हुआ है, थोड़ा फ्यूल बचा है उसमें. एंड एट द फाइनल स्टेज जब पूरा ऊपर जाता है, पूरा फ्यूल बर्न हुआ है, तब जितना मास बचता है रॉकेट का वो है रेसिडुअल मास. वो क्या है, रेसिडुअल मास. इसका फाइनली मास जितना बचता है वो रेसिडुअल मास है. यू क्या है, ये जो गैस बाहर निकल रहा है उसका वेलोसिटी. यू क्या है, जो गैस बाहर निकल रहा है उसका वेलोसिटी. ये जो गैस बाहर निकल रहा है उसका वेलोसिटी हम लोग क्या पकड़ते हैं, बहुत ज्यादा है कंपेयर टू वेलोसिटी ऑफ रॉकेट. दिस इज वेलोसिटी ऑफ रॉकेट. और रहता भी है, एक्चुअली ज्यादा रहता भी है कंपेयर टू velocity of gases coming out. Velocity of rocket is very small. तो रॉकेट जब ऊपर जाना चालू करेगा तो उसके रिलेटिव इसका स्पीड कुछ चेंज नहीं होता, ऐसा हम लोग एज्यूम करते हैं और वैसा होता भी है. ये रॉकेट जब ऊपर जाना चालू करेगा, रॉकेट जब ऊपर जाना चालू करेगा तो क्या, जो गैस बाहर नीचे से निकल रहा है उसका वेलोसिटी पे कुछ फर्क नहीं पड़ता. ये ऊपर जाएगा तो इसका वेलोसिटी रिलेटिवली थोड़ा सा कम होता है, तो इस पे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ऐसा है हम लोग एज्यूम करते हैं. क्योंकि ये छोटा वेलोसिटी है, बहुत बड़ा रहता है. दिस इज वेलोसिटी ऑफ रॉकेट, दिस इज वेलोसिटी ऑफ गैसेस कमिंग आउट एंड दिस इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट. दिस वेलोसिटी इज स्लोली इंक्रीजिंग. वेलोसिटी ऑफ रॉकेट जीरो था तो स्लोली रॉकेट का वेलोसिटी बढ़ रहा है. dm by dt इज व्हाट, रॉकेट का कितना मास कम हो रहा है. dm by dt क्या है,
रेट ऑफ चेंज ऑफ मास ऑफ रॉकेट, dm by dt क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मास ऑफ रॉकेट, ये मास ऑफ रॉकेट है, ये m क्या है? मास ऑफ रॉकेट, रॉकेट का अब मास कितना है? पूरा रॉकेट है, उसका सैटेलाइट फ्यूल सब मिला के। तो dm by dt मतलब उसका चेंज, तो रॉकेट का मास कितने से चेंज हो रहा है? रॉकेट का मास कितने से चेंज हो रहा है? जितना फ्यूल बर्न हो रहा है उतने से ही चेंज हो रहा है ना। रॉकेट का मास कितने से चेंज हो रहा है? तो जितना इसके अंदर फ्यूल है वो बर्न हो रहा है उतने से ही चेंज हो रहा है। तो दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मास ऑफ रॉकेट और रेट ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल, रेट ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ मास ऑफ रॉकेट, दोनों सेम ही है। जितना फ्यूल बर्न हो रहा है, धुआं होके बाहर निकल रहा है, उतना इसका मास कम होता है। ठीक है। हाँ, अब तुम लोगों को ऐसा लग सकता है कि, तुम लोगों को ऐसा लग सकता है क्या, अब तुम लोगों को ये शायद डाउट भी नहीं आएगा, जैसा अपना रेगुलर कार में रहता है, रेगुलर कार एयर किधर से लेता है? बस उसके अंदर फ्यूल ये रहता है, फ्यूल रहता है। रेगुलर कार के अंदर क्या रहता है? फ्यूल रहता है, ऑक्सीजन नहीं रहता। ऑक्सीजन वो एयर से बाहर, एटमॉस्फेरिक एयर से हवा लेता है, बर्न करता है, फिर धुआं छोड़ता है। तो बाहर निकलने वाला मास और बर्न होने वाला फ्यूल सेम नहीं रहता। कार में, बाइक में बाहर धुआं जितना निकला उसका मास और पेट्रोल जितना बर्न हुआ उसका मास सेम नहीं रहता, क्योंकि हवा बाहर से लेता है ना, वो ज्यादा हवा बाहर से लेता है। इधर ऐसा नहीं, इधर हवा नहीं रहता। रॉकेट अगर बहुत ऊपर गया है, 10,000 किलोमीटर ऊपर गया, उधर एटमॉस्फेयर नहीं रहता, हवा भी कुछ नहीं रहता, हवा भी लेके जाता है अंदर वो। तो जितना फ्यूल बर्न होता है उतना ही बाहर आता है, ज्यादा बाहर आ नहीं सकता। समझ रहे हैं ना? मास के बारे में अगर सोचे तो वॉल्यूम बढ़ेगा लेकिन मास सेम रहता है। ठीक है। तो एक्सेलरेशन कितना रहता है? तो रॉकेट का एक्सेलरेशन कितना रहता है? ये सब क्लियर हो गया ना? मास ऑफ रॉकेट इनिशियली, वापस एक बार फटाफट बोलता हूँ, मास ऑफ रॉकेट इनिशियली, रॉकेट इधर से छोड़ा करके इधर तक आया, अभी और जाने वाला है, अब इधर आया। मास ऑफ रॉकेट राइट नाउ, मास ऑफ रेसिडुअल रॉकेट, पूरा अंदर का फ्यूल बर्न होने के बाद जो बचता है, दैट इज मास ऑफ रेसिडुअल रॉकेट। दिस इज वेलोसिटी ऑफ gases coming out, it is constant. दिस इज वेलोसिटी ऑफ रॉकेट राइट नाउ। अब वेलोसिटी और बढ़ने वाला है, लेकिन राइट नाउ वेलोसिटी इतना है रॉकेट का, पहले कुछ नहीं था, अब बढ़ गया और भी बढ़ने वाला है, लेकिन राइट नाउ वेलोसिटी इज वी। dm by dt अंदर का फ्यूल बर्न होने का रेट। तो रॉकेट का एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ये रहता है। अब इसका डेरिवेशन भी सिंपल सिंपल है, लेकिन क्यों सोचने का भी इतना, कभी काम में नहीं आता, इसलिए मैं बोलता नहीं। तो एक्सेलरेशन रॉकेट का कितना है? तो इतना, माइनस यू बाई एम। रॉकेट का एक्सेलरेशन कितना है? माइनस यू बाई एम, वेलोसिटी ऑफ गैसेस कमिंग आउट डिवाइडेड बाय मास ऑफ रॉकेट राइट नाउ इनटू dm by dt इनटू रेट ऑफ बर्निंग ऑफ फ्यूल। अगर फोर्स चाहिए तो क्या करोगे? ये एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट है, अगर फोर्स चाहिए तो क्या करोगे? फोर्स चाहिए तो इधर से मास हटाने का, मास से डिवाइड करा, फोर्स डिवाइडेड बाय मास इज एक्सेलरेशन। इधर से मास हटाया तो ये, दिस इज फोर्स ऑन द रॉकेट, दिस इज व्हाट, फोर्स ऑन द रॉकेट। मास, फोर्स डिवाइडेड बाय मास क्या, तो एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट। तो दिस एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग, इधर लफड़ा है। दिस एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग, मास चेंज हो रहा है। अब गैस का बाहर आने का वेलोसिटी सेम है, अंदर का फ्यूल बर्न होने का रेट भी हमने सेम रखा, लेकिन मास तो चेंज हो रहा है। रॉकेट का मास इधर ज्यादा था, इधर हल्का हो गया ना रॉकेट, और ऊपर जाएगा और हल्का हो जाएगा, अंदर का फ्यूल बर्न होके बाहर आ रहा है।
तो बिकॉज ऑफ चेंजिंग मास एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट कंटिन्यूसली चेंजेस, तो उसका वेलोसिटी निकालना वो क्या अपना काइनेमेटिक्स का इक्वेशन हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते, वी हैव टू इंटीग्रेट इट। तो इंटीग्रेशन करने के बाद वेलोसिटी ऑफ रॉकेट क्या आता है, ये आता है u velocity of gas coming out into log of m naught upon n, m naught initial mass, m आपका mass, log to the base e है, log to the base e, ठीक है। this if we do not consider gravity, this is if we do not consider gravity, gravity consider किया तो क्या होता है, यहाँ पे माइनस जी आता है एक्स्ट्रा, इसको बॉक्स करता हूं मैं। ग्रेविटी को कंसीडर किया तो एक्सेलरेशन इतना रहेगा, लेकिन ग्रेविटी को तो नीचे पुल करेगा। ये एक्चुअली माइनस नहीं है, ये प्लस है, ये दिखता है माइनस लेकिन एक्चुअली प्लस है। डीएम बाई डी माइनस है क्योंकि मास कम हो रहा है ना, अंदर का फ्यूल का मास कम हो रहा है, तो ये माइनस है और ये माइनस माइनस मिलके प्लस होता है, ये प्लस है, ये पूरा ये प्लस है। तो ग्रेविटी नीचे पुल करेगा ना, तो एक्सेलरेशन थोड़ा कम करेगा, तो ओरिजिनल एक्सेलरेशन माइनस ग्रेविटी, ग्रेविटी को कंसीडर किया तो माइनस जी, ग्रेविटी को यहां कंसीडर किया तो माइनस जीटी करना पड़ता है, ठीक है। विदाउट ग्रेविटी एक्सेलरेशन, विदाउट ग्रेविटी वेलोसिटी, विद ग्रेविटी ये एक्स्ट्रा लेना पड़ता है टर्म, विद ग्रेविटी वेलोसिटी ये टर्म एक्स्ट्रा लेना पड़ता है। चलो समझा क्या इधर तक, चलो ये समझाया क्या रहे, बोलो इधर कुछ डाउट है क्या, चलो बोलो इतना समझा है क्या, अगर कुछ समझा नहीं तो बोलो मुझे। इसका डेरिवेशन में नहीं बोलता, डेरिवेशन कुछ ज्यादा काम का नहीं है, उसमें बस टाइम जाएगा। हाँ पॉसिबल नहीं है विदाउट ग्रेविटी, विदाउट ग्रेविटी मतलब ग्रेविटी तो हमेशा रहता ही है, विदाउट ग्रेविटी पॉसिबल नहीं है। लेकिन ग्रेविटी क्या, अगर कभी कोई क्वेश्चन में बोला है विदाउट ग्रेविटी करो तो विदाउट ग्रेविटी बोलने का, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम विदाउट ग्रेविटी पूछते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या विदाउट ग्रेविटी पूछते हैं। देखेंगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी इमीडिएटली। या फिर ऐसा होगा, होता होगा अभी रॉकेट अर्थ पे है, थोड़ा 10, 5,000, 6,000 किलोमीटर तक है, उसके ऊपर तो ग्रेविटी एकदम कम हो जाता है ना, रॉकेट अभी थोड़ा डिस्टेंस जाने के बाद ग्रेविटी एकदम मिनिमम हो जाता है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता होगा, इसलिए विदाउट ग्रेविटी भी निकाला होगा फॉर्मूला। ये निगेटिव का क्या बोला देखो, ये ओवरऑल प्लस वैल्यू है, ये एक्सेलरेशन तुम लोगों को लगेगा कि माइनस वैल्यू है क्या, क्या तो माइनस नहीं है, प्लस वैल्यू है, ये माइनस रहता है और डीएम बाई डी टी इटसेल्फ निगेटिव रहता है, तो ये निगेटिव है, नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, राइट। व्हाई डीएम बाई डी टी इज नेगेटिव, व्हाई डीएम बाई डी टी इज नेगेटिव, if mass is increasing then dm by dt is positive, if mass is increasing होता है तब रेट पॉजिटिव रहता है, मास डिक्रीजिंग है, इसका मास क्या है, डिक्रीजिंग है, कम हो रहा है, तो जब भी मास कम हो रहा है डिक्रीजिंग इज नेगेटिव, मतलब इंक्रीजिंग स्लोप पॉजिटिव एंड डिक्रीजिंग स्लोप नेगेटिव, इतना है ना, वैसा ही सेम एग्जैक्ट सेम कंसेप्ट है, तो ये स्लोप ही रहता है ना, डेरिवेटिव मतलब स्लोप, तो डिक्रीजिंग है इसलिए माइनस, तो मास डिक्रीजिंग है तो ये माइनस आता है, ये भी माइनस तो प्लस होता है, ठीक है। और क्या डाउट है क्या, बोलो इधर, ठीक है, सबको क्लियर फिर, ओके। चलो कुछ डाउट है तो और बोलो, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। चलो तो थोड़ा ब्रेक लेंगे, 7 मिनट्स। अनुमा टाइम पे ज्वाइन करने का, कब ज्वाइन कर रही है, 8:30 लेक्चर स्टार्ट होता है, और कल एक पेपर दिया था ग्रुप में, पेपर भी सॉल्व करने का, पेपर सॉल्व करो, पेपर सॉल्व करो, मार्क्स 10 आने दो, 50 आने दो, 90 आने दो, -10 आने दो, कितना आता है उतना मार्क्स आने दो, पेपर देना ही पड़ेगा, तब समझ में आ जाएगा क्या एक्चुअली हो रहा है,
ठीक है, चलो तो 7 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद और देखेंगे। टाइम जल्दी चला गया। नहीं नहीं, आज जल्दी ब्रेक दे रहा हूँ मैं, आज टाइम जल्दी नहीं गया, आज थोड़ा जल्दी ब्रेक दे रहा हूँ। ठीक है चलो, 7 मिनट्स के बाद आ जाओ, आगे का देखेंगे।